Now we are going to start linear congruences. Linear congruences ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कॉन्ग्रेंस रिलेशन से रिलेटेड है। तो इस लेक्चर से पहले मॉड्यूलर अरिथमेटिक का लेक्चर और अगर हो सके तो लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वो देख लें, और जीसीडी ख़ास तौर पे जीसीडी निकालने का वे बाय यूजिंग यूक्लिडियन मेथड हो या एनी अदर मेथड, जीसीडी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। लीनियर कॉन्ग्रेंस होते क्या है? लीनियर कॉन्ग्रेंस के लिए हम देखेंगे कि कॉन्ग्रेंस कंटेनिंग वेरिएबल्स लाइक 3x इज़ कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉड्यूलो 5, x स्क्वायर इज़ कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड्यूलो 8 एंड x स्क्वायर प्लस 2 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 3x मॉड्यूलो 5। अब तक हमने जो कॉन्ग्रेंस रिलेशन देखे थे दो नंबरों के इन बिटवीन, वो जस्ट कांस्टेंट नंबर थे, लेकिन अब यहाँ पे कॉन्ग्रेंस रिलेशन में वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हो गए। तो इस तरह के कॉन्ग्रेंस रिलेशन कॉन्ग्रेंस इक्वेशन जनरेट करते हैं, और ख़ास तौर पे अगर कॉन्ग्रेंस इक्वेशन इस तरह की हो, द सिंपलेस्ट सच कॉन्ग्रेंस ax इज़ कॉन्ग्रेंट टू b मॉड्यूलो m, देन that is said to be linear congruence। इस टाइप के कॉन्ग्रेंस को हम लीनियर कॉन्ग्रेंस कहते हैं। ax इज़ कॉन्ग्रेंट टू b मॉड्यूलो m। ये एक लीनियर कॉन्ग्रेंस है, और ये एक लाइक अ लीनियर इक्वेशन है। कॉन्ग्रेंस रिलेशन में हमें क्या करना होता है? हमें इस रिलेशन को सॉल्व करना होता है, सॉल्व करके इसके x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। सो फॉर फाइंडिंग x नाउ वी आर गोइंग टू वर्क। सबसे पहले जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, बाय सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर कॉन्ग्रेंस, इस लीनियर कॉन्ग्रेंस के सॉल्यूशन की बात अगर करें, वी मीन एनी इंटीजर x नॉट सच दैट ax नॉट इज़ कॉन्ग्रेंट टू b मॉड्यूलो m। इस लीनियर कॉन्ग्रेंस का कोई भी सॉल्यूशन होगा तो वो इस इक्वेशन को, इस कॉन्ग्रेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हमने सपोज कर लिया कि x नॉट इसका एक सोल्यूशन है, तो इन प्लेस ऑफ x हम जब x नॉट सब्सटीट्यूट करेंगे तो आफ्टर सब्सटीट्यूशन विल गेट दिस satisfaction of this relation. For example, x naught is equal to 3 is a solution of the congruence 3x is congruent to 4 modulo 5। आप in place of x 3 जब आप 3 सब्सटीट्यूट करेंगे, 3 टाइम्स 3 9, या पूरा करके दिखाया 9 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉड्यूलो 5। और आप ये जानते हैं 9 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉड्यूलो 5 कैसे है? क्योंकि अब जब 9 से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में 5 जो एक ऐसा नंबर आएगा, 5 इसको डिवाइड कर देता है, चूँकि 9 माइनस 4 5 के इक्वल होता है, एंड 5 डिवाइड्स 5। सो वी से दैट 3 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर कॉन्ग्रेंट। जबकि इसके बरक्स अगर हम देखेंगे 4x इज़ कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड्यूलो 2 हैज़ नो सोल्यूशन। वाई? बिकॉज 4x के साथ 1 को हम माइनस करेंगे, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 4x माइनस 1 फॉर एनी इंटीजर x ये आपको इवन नंबर नहीं देगा। 4x माइनस 1 फॉर एनी इंटीजर x ये आपको इवन नंबर नहीं देगा, और जब कोई नंबर इवन नहीं होगा तो उसको 2 कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। सो जब ये वाला सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो इसका कोई सलूशन आपके सामने नहीं आएगा। तो ये ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि लीनियर कॉन्ग्रेंस सॉल्वेबल है या सॉल्वेबल नहीं है, मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सो इट कुड हैव फाइनाइट सॉल्यूशन, इट कुड हैव नो सॉल्यूशन, एंड इट कुड हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। फाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, नो सॉल्यूशन लाइक दिस फाइनाइट सॉल्यूशन, और it could have infinitely many solutions. One of the remarks says that if ax is congruent to b modulo m is solvable, then if and only if ax minus my is equal to b is also solvable, where y is any integer। इसमें y जो है क्या है? where y for all y belongs to the set of integer, for any integer अगर ये इक्वेशन सॉल्वेबल हुई तो ये कॉन्ग्रेंट रिलेशन भी सॉल्वेबल होगा, या फिर ये अगर कॉन्ग्रेंट रिलेशन सॉल्वेबल हुआ तो ये इक्वेशन भी सॉल्वेबल होगी। याद कीजिए ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? क्या ये लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन है? यस, इट इज़ लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। सो अगर कोई कॉन्ग्रेंस रिलेशन सॉल्वेबल हो गया तो उससे रिलेटेड लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन भी सॉल्वेबल होगी। ये लीनियर डायफेंटाइन वाली फॉर्म है। तो लीनियर डायफेंटाइन के लेक्चर में आपने देखना है तो इस जैसी फॉर्म आपको मिल जाएगी।
What is a necessary and sufficient condition for a congruent to be solvable? The linear congruence AX is congruent to B modulo M is solvable if and only if D divides B, where D is the GCD of AM. If D divides B, then it has D incongruent solutions. इस थ्योरम में आपको दो चीज़ें बताया जा रहा है. एक तो क्राइटेरिया बताया जा रहा है कि कोई कॉन्ग्रेंट रिलेशन सॉल्वेबल है या नहीं है, कोई कॉन्ग्रेंट लीनियर कॉन्ग्रेंट सॉल्वेबल है या नहीं, और अगर वो सॉल्वेबल है तो उसके टोटल इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं. सो यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशंस की. तो इसका मतलब क्या है, इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन की टर्मिनोलॉजी ये बता रही है कि और देयर कुड बी अ कॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन. सो कॉन्ग्रेंस, लीनियर कॉन्ग्रेंस के दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं. कुछ होते हैं कॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन और कुछ होते हैं इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन. अब ये कॉन्ग्रेंट और इनकॉन्ग्रेंट का फ़र्क क्या है ये हम आगे चल के देखेंगे. बस यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है कि इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशंस होते हैं. सो फॉर एग्जांपल 2, 6 and 10 आर द इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस लीनियर कॉन्ग्रेंस. 2, 6 and 10 दे आर इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशंस. ये सॉल्यूशंस तो हैं, चूँकि आप जब 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 18, 18 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 आएगा, और 12 डिवाइड्स 12, इट्स ओके. सिमिलरली बाकी आगे सॉल्यूशंस को भी आप चेक कर सकते हैं. लेकिन ये कॉन्ग्रेंट और इनकॉन्ग्रेंट का मतलब क्या है ये हम आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे. इसका मतलब ये है कि टू सॉल्यूशंस आर कॉन्ग्रेंट इफ एंड ओनली इफ दे बिलोंग टू द सेम कॉन्ग्रेंस क्लासेस मॉड्यूलो टी. Two solutions are congruent if and only if they belong to the same congruence class modulo D. एक congruence class modulo D क्या है, इसको थोड़ा सा हमें देखना होगा. ये congruent की definition है. Solution congruent होते हैं और कब होते हैं और क्यों होते हैं. Now one of the corollary says that the linear congruence AX is congruent to B modulo M has unique solution if and only if the GCD of the A and M, GCD of the A and M is 1. The linear congruence has unique solution. अगर A और M का GCD बना जाए तो linear congruence का solution unique होगा. तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि solution could be unique, तो unique है तो finite है. Solution could not be unique, और ये infinite हो सकता है, और it could have no solution, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता. ये सारी चीज़ें हैं. अब हमें देखना है कि इसका जनरल सोल्यूशन किस तरह हम बना सकते हैं. द जनरल सोल्यूशन ऑफ द लीनियर कॉन्ग्रेंस AX is congruent to B modulo M is X is equal to X0 plus M upon D times T, where T is a non-negative which is greater than or equal to 0 and less than D. जबकि D क्या है, D एक्चुअली GCD है. D क्या है, D एक्चुअली GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है. किसका, A और M का. A और M का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा उसे यहाँ पे D कह रहे हैं, चूँकि ऊपर D यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं. D इज़ एक्चुअली द GCD ऑफ A एंड M. सो यहाँ पे भी D का रोल वही है जो यहाँ पे था. तो आपको जनरल सोल्यूशन बनाने का क्राइटेरिया मिल गया. द जनरल सोल्यूशन ऑफ द लीनियर कॉन्ग्रेंस AX इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड्यूलो M इज X इज इक्वल टू X0 प्लस M अपॉन D टाइम्स T. अब इसमें जो अननोन चीज़ें हैं ये हमें समझनी है. देखें, सबसे पहले तो हम जब हम M की बात करते हैं तो M तो मॉड्यूलस है, वो गिवन होगा आपको यहाँ पे. अच्छा, D क्या है, D GCD है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. A और M की मदद से A और M दोनों गिवन होंगे. T अननोन पैरामीटर है, T पैरामीटर है और इसकी वैल्यू 0 से लेके D तक लाई करेगी. जबकि इसके मुकाबले में जो X0 है, ये X0 एक्चुअली क्या है, ये X0 एक्चुअली पर्टिकुलर सोल्यूशन है. और इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम किसी ट्रायल एंड एरर मेथड से या किसी भी एग्जांपल से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमें इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम जनरल सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लें. इसमें ख़ास तौर पे हमें जो जनरल सॉल्यूशन ज़्यादातर मिलेगा वो इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन मिलेगा, और ये इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का वे है. सो ये जनरल सॉल्यूशन का क्राइटेरिया याद रखना है. तो आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है लीनियर
कॉन्ग्रेंस से पहले एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर कॉन्ग्रेंस सॉल्वेबल है या नहीं। उसके लिए ये क्राइटेरिया आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। जस्ट आपको क्या करना है, आपको जीसीडी निकालना है ए और एम का सबसे पहले, और जीसीडी की जो वैल्यू आएगी उसको इस बी से डिवाइड, बी को उस जीसीडी से डिवाइड करवाना है। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो ये कॉन्ग्रेंस, लीनियर कॉन्ग्रेंस सॉल्वेबल है, और अगर वो डिवाइड नहीं होता तो सॉल्वेबल नहीं है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, जब ये सॉल्वेबल है तो उसके इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशंस आएंगे कितने, डी। अगर D4 है तो 4 इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशंस आ जाएंगे, D10 है तो 10 इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। उसके थर्ड स्टेप में आप जनरल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप चलना सीखेंगे। इस करोलरी को याद रखना है। अगर GCD की वैल्यू 1 आई तो फिर हमें आगे सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ओबियस है, आपको इस कंडीशन के तहत सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा और वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। वो एक करोलरी आपको बता रही है। नाउ कम टुवर्ड्स प्रॉब्लम। Determine the congruences, these are the congruents, different are solvable, and find the number of incongruent solutions when a congruence is solvable. पहले तो ये पता करना है कि ये जो congruents है ये solvable हैं, और अगर solvable हैं तो इनके incongruent solutions कितने होंगे ये बताना है। तो सबसे पहले 8x is congruent to 10 modulo 6 की हम बात करते हैं, पहले वाले की। इसका GCD निकालना है। इसका GCD 8 और 6 का GCD हम यूक्लिडियन मेथड से लास्ट लेक्चर में लीनियर डेफिनेट इक्वेशन के लेक्चर में भी सीख चुके हैं। कैसे निकालते हैं, ग्रेटर वैल्यू को लेफ्ट में रखते हैं, लेसर वैल्यू को राइट में रखते हैं, और उसको उतने टाइम्स पढ़ते हैं तो 8 आ जाए, 8 से कम आए। तो आप ये जानते हैं 6 1 ज़ा 6 आएगा, लेकिन जब आप 6 2 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 12 आएगा, एंड 12 इज़ ग्रेटर देन 8। सो हम 2 टाइम्स नहीं पढ़ेंगे, 6 1 ज़ा 6, बाकी रिमेनिंग क्या बचा 2, तो 6 + 1 2। अच्छा ना, इसे आप लेफ़्ट में रखेंगे और जो रिमाइंडर था वो इधर आ जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा। तो अब आप देखें 2 को 3 टाइम्स अगर हम पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो अब यहाँ का रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर इज़ 2, सो द लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर विल बी एक्चुअली GCD, द वैल्यू ऑफ द GCD अकॉर्डिंग टू यूक्लिडियन एल्गोरिथम। सो GCD ऑफ A एंड M, जिसे आप D कहेंगे, A यहाँ पे 8 है और M यहाँ पे 6 है। सो इसका GCD आ गया 2 आपके पास। सो इस 2 को चेक करना है, क्या ये 2 इस 10 को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑब्वियस है 10 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, चूँकि यहाँ पे 10 लाइक B है। सो D डिवाइड्स B वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। सो इट इज़ सॉल्वेबल एंड हैज़ 2 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस। चूँकि आपको थ्योरम में लास्ट थ्योरम, अभी जो थ्योरम हमने बताया था उसमें बताया जा रहा था कि इसके इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन की तादाद उतनी होगी जितनी इसके GCD की वैल्यू होगी। सो इट इज़ सॉल्वेबल एंड हैज़ 2 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट वाला अगर पार्ट देखें, 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4, GCD ऑफ 2 and 4 is 2। जब आप ये चेक करेंगे इसका GCD की वैल्यू 2 आ जाएगी, लेकिन जब GCD को इस 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 2 डज़ नॉट डिवाइड 3, और जब 2 डज़ नॉट डिवाइड 3 होगा सो इट इज़ नॉट सॉल्वेबल, तो इट हैज़ नो सोल्यूशन। इसी तरह ये आप चेक कर सकते हैं। सो इस तरह हम ये देख सकते हैं कि कोई लीनियर कॉन्ग्रुएंस सॉल्वेबल है या नहीं है, और उसके इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कितने आ सकते हैं। नाउ सॉल्व द कॉन्ग्रुएंस 12x is congruent to 48 modulo 18 and then find the general solution। इसको सॉल्व करना और इसके बाद इसके जनरल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो चेक करना है कि सॉल्वेबल है या नहीं। तो देन 12 है और M 18 है। 12 और 18 का GCD निकालना है। 12 और 18 का जब आप GCD निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 6। नाउ 12 एंड 18 के GCD से जो वैल्यू आ रही है 6 आपके पास, इस 6 को चेक करना है कि इस 48 को डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा, ऑब्वियस है कर रहा है। सो इसका मतलब क्या, ये सॉल्वेबल है, लीनियर कॉन्ग्रुएंस इज सॉल्व, एंड देयर आर D इज इक्वल टू 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस, और ये सॉल्वेबल है तो इसके कितने 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस हो। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू x0 प्लस m/d टाइम्स t, और t की वैल्यू 0 से लेके d तक रेंज करती है और d की वैल्यू 6 है। सो ये आपको जनरल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इसके लिए आपको x0 की ज़रूरत पड़ेगी, और x0 बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से x0 की वैल्यू आप 1 फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कैसे ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई करेंगे,
आप इन प्लेस ऑफ एक्स हियर इन लीनियर इक्वेशन, लीनियर कॉन्ग्रेंस में एक्स की जगह 1 सब्सिट्यूट करेंगे। 12 1 12। अब 12 और 48 को माइनस करें, ये आएगा -36, और -36 जो है 18 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब x इज़ इक्वल टू 1 एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है। इसके अलावा और भी सोल्यूशन आ सकते हैं इसके, तो आप कोई भी पर्टिकुलर सोल्यूशन ट्रायल एंड एरर मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब ये है कि आप कोई भी वैल्यू सब्सिट्यूट करें और चेक करें कि रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस तरह एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है। सो इन प्लेस ऑफ एक्स नॉट ये 1 सब्सिट्यूट कर दिया। m की वैल्यू 18 थी, 18, d 6 था, और t एक ये पैरामीटर है और इसकी रेंज डी, ये t की रेंज क्या होगी, दिस इज़ फ्रॉम 0 टू t, 0 टू 6, यानी कि 0 से लेकर 5 तक की वैल्यू होगी लेस देन 6 है। सो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास आएगा 1 + 3t। सो x इज इक्वल टू 1 + 3t। So the 6 incongruent solutions modulo 18 are 1 + 3t, where t is in between 0 and 6, and जब आप t की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे एक एक करके, सो t क्या आ जाएगा आपके पास, t सबसे पहले आप 0 सब्सिट्यूट करेंगे, देन t आप 1 सब्सिट्यूट करेंगे, देन t आप 2 सब्सिट्यूट करेंगे टिल 5 तक। तो इस तरह आपके पास ये सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ये सारे के सारे इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस हैं। और इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन क्यों हैं, ये सेम कॉन्ग्रुएंट क्लासेस से बिलोंग नहीं करते। तो इस तरह हम ये देख सकते हैं कि हम जनरल सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वे इसमें फैक्टर है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को निकालना बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। बाकी कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं, इनमें डिटरमाइन करना है वेदर द ईच लीनियर कॉन्ग्रुएंट्स आर सॉल्वेबल और नॉट। तो चेक करना है जस्ट सॉल्वेबल है या नहीं है। इसके अलावा डिटरमाइन द नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस, इनमें नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, और जनरल सॉल्यूशन इनके फाइंड आउट करने हैं कि जनरल सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंस क्लास की अगर हम बात करें, कॉन्ग्रुएंस क्लास मॉड्यूलो m इज़ डिनोटेड बाय ब्रैकेट r। ये कॉन्ग्रुएंस क्लास मॉड्यूलो m इससे डिनोट करते हैं, और ये होते क्या हैं, इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल कॉन्ग्रुएंस क्लास मॉड्यूलो 5r, मॉड्यूलो 5 के कॉन्ग्रुएंस क्लासेस क्या बन सकते हैं, 0 बन सकता है। 0 से आप क्या करेंगे, सबसे पहले 0 लेंगे, राइट साइड में जाएंगे तो 0 में 5 ऐड करेंगे, देन 5 ऐड करेंगे 10, देन 5 ऐड करेंगे 15, 20, 25, और पीछे जाने की तरफ आप माइनस करते रहेंगे। 0 से 5 को माइनस करेंगे -5, देन -5 से -5 को माइनस करेंगे -10, -15, -20 एंड ऑनवर्ड। तो इस तरह ये पूरी एक क्लास आएगी, वो इस 0 की कॉन्ग्रुएंस क्लास मॉड्यूलो 5 के लिए। इसी तरह 1 की कॉन्ग्रुएंस क्लास मॉड्यूलो 5 क्या होगी, 1 में 5 ऐड करें 6 आ जाएगा, 6 में 5 ऐड करें 11 आ जाएगा। इसी तरह 1 में 5 माइनस करें -6 आएगा। 1 से ही है -5, दिस इज़ -6, देन -11, देन -16 एंड ऑनवर्ड इस तरह चलेंगे। इस तरह 2 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप 2 लिखेंगे, 2 में से आप 7 को ऐड करेंगे, 5 को ऐड करेंगे, दिस इज़ 7, देन 7 + 5 12, देन एंड ऑनवर्ड। इसी तरह आप इसे सब्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे तो 2 में से 5 को माइनस करेंगे, -5 आ जाएगा, और देन इसी तरह आप आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, 1 में से -5 जाएगा तो ये बचेगा आपके पास -4, देन -4 में से आप -5 ऐड करें, -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे -9, इस तरह ये जाएगा। तो इस तरह आपने आगे बढ़ना, इसके क्लासेस को फाइंड आउट करना है। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस क्लास मॉड्यूलो 5 है। अब आप कुछ किसी भी इंटीजर का कॉन्ग्रुएंस क्लास मॉड्यूलो 5 फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियरली दीज क्लासेस आर नॉन एम्प्टी क्लासेस होती हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट होती हैं, एंड देयर यूनियन इज इंटीजर आ जाता है। 2 इंटीजर्स बिलोंग टू द सेम क्लास इफ एंड ओनली इफ दे लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय m। 2 इंटीजर एक ही क्लास से बिलोंग करेंगे इफ़ एंड ओनली इफ दे लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय m। अगर वो दोनों को हम m से डिवाइड कर दें तो वो सेम रिमाइंडर प्रोवाइड करेंगे। सपोज डैट 5 यहाँ पे m है, अगर इनमें से हम किसी भी दो नंबर को डिवाइड करें तो उनका रिमाइंडर 5 से डिवाइड करें तो उनका रिमाइंडर सेम आएगा। इनमें से हम किसी भी दो नंबरों को 5 से डिवाइड करें तो उनका रिमाइंडर सेम आएगा। तो ऐसी ज़रूरत में वो सेम, दे बिलोंग टू द सेम क्लास।
तो जो अभी हमने लास्ट प्रॉब्लम में कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस की बात की थी, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कभी भी सेम क्लास से बिलोंग नहीं करते, कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। तो हम आम तौर पे इस तरह के लीनियर रिलेशन में, लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस में इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। दैट्स इट।